दोस्तों, वहाँ के राजा और वहाँ के प्रजा को भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिए तो वे सब अचंभित रहे। चलिए आगे सुनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहन चिंतन में फंस गए कि वास्तव में 15वीं विद्या है बड़ी कमाल की, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक समस्या थी कि इस विद्या को सीखा कैसे जाए। अचानक राजा को ख्याल आया भगवान शिव और माता पार्वती का, जो उनके महल से काफी दूर जा चुके थे। राजा तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुंचे। फिर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से ही राजा को वे दोनों नजर आए। उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, हे कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाएं। भगवान शिव ने कहा, महाराज, आप तो 14 विद्या निदान शासक हैं। दूर दूर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है? राजा भोज ने कहा, हे कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, तो अब बताएं, आप मुझसे चाहते क्या हो? राजा भोज ने कहा, हे भगवान, हे महादेव, हे शिव, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं, तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने कहा, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। यह बेहद कठिन परिस्थितियों भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। ना जाने इसे सीखने में कितना समय लगे, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा भोज ने कहा, नहीं नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, मैं करूंगा। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं वक्त निकाल लूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाएं प्रभु। भगवान शिवजी ने कहा, तो ठीक है, यहां से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहां अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वह आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद राजा भोज अपनी नगरी में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलवाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए बोले, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखोगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए।
इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, राजा भोज की दो रानियां थीं। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुवती। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी भानुमती थी। उसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब, रानी भानुवती का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूं। मालूम नहीं मुझे आने में कितना वक्त लगे। यह वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है और 12 वर्ष का भी, या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक आईं और बोली, हे राजन, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिताऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं। कृपया आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। राजा भोज बोले, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूं वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सत्यवती ने कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। राजा भोज ने कहा, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूं। आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूं वह काफी उलझन भरा रास्ता है। ना जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल देकर जा रहा हूं। इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूं, और यह बात गुप्त रखना, किसी को बताना मत। रानी ने मूंछ का बाल लिया और एक डिबिया में कैद कर उसे गुप्त जगह संभाल कर रख दिया। दोस्तों, केवल एक मूंछ के बाल ने रानी के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या समस्या आने वाली थी जो राजा ने यह कदम उठाया? आखिर क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को एक कठिन चुनौती और उलझन भरा रास्ता बताया? क्या राजा भोज वापस लौटेंगे या लौटेगा उनके भेष में कोई और? चलिए दोस्तों, आगे सुनते हैं। 15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नाई को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नाई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर
अपनी यात्रा आरंभ की। तो दोस्तों, राजा भोज और नाई दिन में तो सफर करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वहीं ठहर कर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी से बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा को खिलाना। ऐसे ही रात दिन चलते चलते काफी दिन बीत गए। राजा भोज व नाई उस जंगल के पास पहुंच गए। क्योंकि घोड़ा अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा व नाई तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा भोज ने देखा कुटिया का द्रव्य काफी सुनहरा था। बाबा की सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धूनों में धुआं उठ रहा है। मृगछाल पर बैठे बाबा तपस्या में लीन हैं। राजा भोज और नाई बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन एक सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोलते। तो राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लग गए। नए नए और फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर धूने के पास इकट्ठा कर दी और आराम से रहने लगे। एक महीना बीत गया, तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा व एक नौकर को बैठे देखा, जो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई अवश्य कार्य होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज व नाई बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूं और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा बोले, बच्चा, क्या समस्या है? राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूं। कृपया आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, ओहो बालक, तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है। किंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता बताया किसने? राजा भोज ने कहा, महाराज, एक बाजीगर ने। बाबा ने कहा, ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें बड़ी कठिनाई आएगी। क्या कर पाओगे? राजा ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करूंगा। कृपया आप मुझे सही राह दिखाएं। बाबा बोले, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सिखाने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना। लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मालूम नहीं कितना लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा।
मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला, जिससे राजा अभी अनजान थे। दोस्तों, जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे, तो नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते, उसे नाई भी तुरंत अपने जहन में बैठा लेता, यानी वह रट लेता। और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते, वैसे ही नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई। अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का कार्यभार संभालें। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगले सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम कर एवं चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपने प्रसन्नता के भाव मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कहा। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े थे तो नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते वे चलते रहे। तो दोस्तों, अब आगे होता क्या है कि नाई के दिल में कपट आ जाता है। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई से राजा भोज बनने की साजिश, जो नाई के मन में पनप चुकी थी। राजा को अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे। तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। नाई ने कहा, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज ने कहा, नाई, जो भी बात है खुलकर तो बताओ। नाई ने कहा, महाराज, मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र न बन जाओ। राजा भोज ने कहा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। नाई ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूं। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब है, राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गया। राजा भोज यानी जो कि तोते के शरीर में है,
देखकर चकित हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली और बोले, अरे नाई, यह तूने क्या कर दिया? तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? नाई ने कहा, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा भोज गुस्से में बोले, नाई, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा की है। इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई ने कहा, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूं क्या, जो अपने शरीर में वापस जाऊं? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है। इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता, और आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं यह शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वे सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूं? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। इधर नाई, जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियां और फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राजा भोज के नगरी की तरफ चल दिया। दोस्तों, इस कहानी में हम आगे आपको बहुत कुछ सुनाएंगे जो कि बहुत ही रोचक है। जैसे कि जब नाई राजा भोज के वेश में राज्य में वापस जाता है तो वहाँ क्या होता है? क्या राज्य के लोग उसे पहचान पाएंगे? खास तौर पर तब जब वह रानी सत्यवती के पास जाता है, जबकि नाई को मूछ के बाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर रानी की क्या प्रतिक्रिया होगी? और राजा भोज, जो एक तोता बन चुके हैं, उन्हें अपना शरीर वापस कैसे मिलेगा? जानने के लिए दोस्तों बने रहें देववाणी चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।